धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्वीट किया जिसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया। ट्वीट था गुरु गोलवलकर को लेकर। कहा गया कि गुरु गोलवलकर जैसा कोई महान विद्वान व्यक्ति देश में नहीं हुआ है और वो बहुत बड़े नेता थे। उनके बताए रास्ते पर देश को आगे बढ़ना चाहिए। पर्यटन मंत्रालय में पूर्व सचिव रह चुके शख्सियत जो थे उन्होंने इस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आज मुझे शर्म आ रही है कि पर्यटन मंत्रालय गुरु गोलवलकर के विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो यहीं से हमारे दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि कौन सही कौन गलत। और गुरु गोलवलकर की भूमिका को आज के दौर में जिस तरीके से वर्तमान सरकार सराह रही है और आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है, उन सबको कैसे देखा और समझा जा सकता है, प्रोफेसर राम पूनियानी जी से बेहतर कौन बता सकता है। तो एक बार फिर से हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, फिर एक बार वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। कितना आभार व्यक्त करूं, आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल लेते हैं धाकड़ खबर के लिए और धाकड़ खबर के व्यूअर्स के पास कुछ जानकारी पहुंच जाती है। आपने देखा होगा पर्यटन मंत्रालय का वो ट्वीट सर। हाँ, ये कल्चर मंत्रालय का ट्वीट है एक्चुअली। और उसमें ये कहा, उनके जन्म दिवस पर ये कहा गया कि ये एक बहुत महापुरुष थे, बहुत अच्छे बड़े नेता थे, उनके विचारों पर भारत को चलने की जरूरत है। और उसके जवाब में कई जो अकादमिक एकेडमिशियन प्रियंवदा गोपाल ने हमारा ध्यान उस पर दिलाया कि ये किस प्रकार की चीज़ चल रही है। और जो पूर्व सेक्रेटरी थे कल्चर मिनिस्ट्री के, उन्होंने भी काफ़ी दुख व्यक्त किया। और जैसे अगर हम थोड़ा इसको समझें तो इनको माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनको गुरु गोलवलकर के नाम से जाना जाता है, ये 1940 से लेकर 1973 तक आरएसएस के सर संघचालक यानी सबसे उच्च पद पर थे। और इस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण किताबें लिखी, एक वी आर आवर नेशन डिफाइंड और दूसरी बेंच ऑफ थॉट्स। और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे जो इंटरव्यू दिए, जो लेख दिए और इनके जीवन में जो गतिविधियां हुई उसके कुछ हाइलाइट्स अगर हम समझें तो उनके पूरे विचार जो हैं हमारे आज के भारतीय संविधान के विचारों से पूरे विरोध में हैं। और जो हमारा आजादी का आंदोलन जो एक तरफ से ब्रिटिश विरोधी था, वो ब्रिटिश विरोध का भी विरोध करते थे। वो कहते थे ब्रिटिश विरोध करना कोई आरएसएस का काम नहीं है, हमें तो अपने रास्ते से चलना है। नंबर एक। दूसरा, जो आजादी का आंदोलन सब लोगों को साथ लेकर चल रहा था, उसके जवाब में इन्होंने 4-5 बातें जो एक एक कही, उसको हमको देखने की जरूरत है। बंच ऑफ थॉट्स में वो लिखते हैं कि एक तो वो नाजी जर्मनी की बहुत तारीफ करते हैं। नाजी जर्मनी में खास तौर से जो यहूदियों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र को बनाने का यही तरीका है। और उसके आगे वो जाके भारत के अल्पसंख्यकों को, उस समय तो मुसलमानों की बात ज्यादा होती थी, अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज भी उसमें आती हैं। बाद में दूसरी किताब में उन्होंने क्रिश्चियंस का भी उल्लेख किया। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को भारत में एक ऐसे प्रकार से रहना पड़ेगा जहां वो हिंदुओं के मातहत हैं और उनको कोई नागरिक अधिकार भी मुहैया नहीं होंगे। उनकी बातों का जिक्र करेंगे सर कि उन्होंने क्या क्या कहा है। आपने शुरुआती वक्तव्य में अपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली, लेकिन फिलहाल मैं समझना चाहता हूं अभी की वर्तमान सरकार की मानसिक स्थिति को। एमएस गोलवलकर के जन्मदिन पर उनको इस तरीके से पर्यटन मंत्रालय के जरिए याद करवाना, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, या इतिहास को नए तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों को नए तरीके से दिखा बता रहे हैं? देखिए, वैसे ये सरकार जब से सत्ता में आई है, और वैसे 1998 में भी जब ये पहली बार एनडीए के नेतृत्व के रूप में उभरे थे, तो उनकी तो कोशिश लगातार है कि किताबों में परिवर्तन लाया जाए, प्रशासन में परिवर्तन लाया जाए और अपने संदेशों के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना को, विचारों को, इतिहास को मजबूत किया जाए। तो वो उनका एक पैंतरा रहा है। और जैसे बीच में उनके एक सरसंघचालक ने कहा था कि भारतीय संविधान ये भारतीय मूल्यों पर नहीं बना, बदल देना चाहिए। आज कई भारतीय जनता पार्टी के जो एमपीज हैं वो इस बात को खुले रूप से कहते हैं। खैर, जितनी स्पष्टता से, ब्लंटली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गोलवलकर ने लिखा, आज की सरकार उतनी स्पष्टता से तो नहीं कह सकती है, क्योंकि एक तो पूरी दुनिया का प्रेशर है। नाजी जर्मनी की तारीफ अब कौन करेगा आज के समय में?
पूरी दुनिया में थू-थू कर रहे जी, हैं। तो जी, स्पष्ट रूप से उनके रास्ते पर वो बात नहीं कर सकते, पर उन्हीं बातों को नरमाई से उनके ऊपर एक शहद लगा के जी। ये सरकार का एजेंडा है। ये हुँ, सरकार का एजेंडा ही है कि उस प्रकार के विचारों को सावधानी से और केयरफुली लाया जाए। तो ये उनके ठीक। एजेंडा का एक भाग है। ये इनका एजेंडा है कि केयरफुली ढंग से इस बात को आगे बढ़ाया जाए और वो भी शहद में लपेट के। कभी कहते हैं सावरकर को भारत रत्न दीजिए और कभी एमएस गोलवलकर के विचारों पर चलने की बात करते हैं। लेकिन ये चीजें बार-बार जो उठाई जाती हैं, मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि किसी झूठ को बार-बार बोलते रहिए, लोग कुछ दिन बाद उसको सच मानने लग जाते हैं। क्या उसी क्रम में ये सब चीजें की जा रही हैं सर? ये वो तो क्रम है ही, पर उससे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। उस क्रम में केवल एक आप प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। अभी तो प्रोपेगेंडा के साथ जो इनकी प्रचार की तंत्र है और जो भी चीज़ें इनके प्रशासन में आती हैं, उन सब चीज़ों के माध्यम से इनके एजेंडा को लागू करने की कोशिश है। गोबेल्स ने तो केवल प्रचार के लिए कहा था, पर यहाँ केवल प्रचार तक मामला रुका नहीं हुआ है ना। जी, पूरे समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही एक मूलभूत रूप से बदला जाए। जो व्यवस्था का सपना हमारे आज़ादी के आंदोलन के लीडर्स ने देखा था, उससे जी, उल्टे जाके एक चीज़ को समाज में प्रस्थापित किया जाए, ये उस जी। पूरी चीज़ का एक भाग है। ये उस पूरी चीज का एक भाग है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं 2025 में और 2024 से उसका शताब्दी वर्ष मनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा? उसको लेकर मोदी सरकार अब वक़्त उसके पास नहीं बचा है इसलिए जल्दी-जल्दी वो तमाम चीज़ें करना चाहती है? वो भी एक बात सही है, क्योंकि जैसे ये 2025 का साल आ रहा है, तो एक-एक करके वो कदम उठा रहे हैं, पर उस कदमों में वो थोड़ी सावधानी भी बरत रहे हैं। क्योंकि गोलवलकर ने जब लिखा था, वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्लंट, उन्होंने जी, कोई लाग-लपेट नहीं रखी, सीधे-साधे कहा कि भई माइनॉरिटीज़ हैं, जो लोगों को जैसे ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा ट्रीटमेंट एक अच्छे आदर्श राष्ट्र का है, और दलितों के खिलाफ ये हमारी वर्ण व्यवस्था तो सदियों से बनी हुई है, तो उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाए, समाज तो अच्छे से चलता है, औरतों को अफर्मेटिव एक्शन क्यों दिया जाए। जी, ये सब चीज़ें जो हमारे संविधान में और पिछले 50 साल में, 60 साल में हुई, उसके खिलाफ एक-एक चीज़ को ये सावधानी से चला रहे हैं। जैसे देखिए, पहले एंटी क्रिश्चियन वायलेंस नहीं था, एंटी जी, क्रिश्चियन वायलेंस जुड़ गया। मुसलमानों को पहले एक थोड़ी-सी इतनी घुटन महसूस नहीं होती थी, जितने पिछले 10-12 सालों से और 6 साल से हो रही है। तो जी। ये उनका धीरे-धीरे एक सावधानी से उस एजेंडा की तरफ बढ़ रहे हैं, पर भाषा को वो नम्र रख रहे हैं, और जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसको शहद में लपेट कर, जी। यानी गोल-वलकर की बातों को शहद में लपेट करके हुँ। सामने रखने की कोशिश है, पर एजेंडा तो उनका वही है 2025 तक। वो अपनी स्पीड से उनका काम जारी है। आपके नोटिस में तो तमाम चीज़ चीज़ें रहती हैं सर। जैसे अब खबर उठी थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगा दी गई, उससे पहले खबर आई थी कि संसद में लगा दी गई है। कुछ लोगों ने कहा कि लाल किले के अंदर जो नया म्यूजियम बनाया गया है वो असल में सावरकर को जगह देने के लिए लाल किले में म्यूजियम बनाया गया, यानी कि धीरे धीरे करके ये तमाम जगह चीज़ें अपनी स्थापित कर रहे हैं वो आरएसएस वाली। जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जैसे जैसे पार्लियामेंट में सावरकर का पोर्ट्रेट लगाया गया, उसके बाद से अभी तो यहाँ तक की बात आ गई कि गोडसे के मंदिर बनाने की बात हुई। जी, गोडसे को उनका एक उनका गौरवीकरण करने की प्रक्रिया। ये सब जी, चीज़ें एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये चीज़ सफल हो गई, तो एक नेक्स्ट स्टेप उठाओ। और उसके उसी आधार पे, जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली में आपने कहा जी, सावरकर का पोर्ट्रेट, सावरकर के राष्ट्रवाद से ही इन्होंने अपनी प्रेरणा ली। तो एक-एक करके वो अपनी बातों को लागू करते जा रहे हैं, और 2025 और उससे भी आगे पता नहीं उनका जो भी प्लानिंग है, उसकी तरफ ये कदम तो ज़रूर दिखता है कि एक सरकारी पदों पर बैठे हुए ऑफ़िसर इस प्रकार का ट्वीट करें, जो भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। तो उसमें ये एजेंडा तो क्लियर क और उनकी कोई खिंचाई भी नहीं कर रहा, सरकार की तरफ से जी, उनकी आलोचना भी नहीं हो रही कि जी, आपने ऐसा ट्वीट क्यों किया? क्योंकि गोलवलकर के विचार और भारतीय संविधान के विचार तो मेल नहीं खाते। तो जी, कोई भी अगर संवैधानिक अथॉरिटी हो, जी, वो तो ऐसे अधिकारी को कहेगा कि जी, आपने गलत किया। तो जी, ये चीज़ में आप जो कह रहे हैं उसकी एक सच्चाई दिखती है। ये जी। उनका तरीका है उस तरफ ले जाने का। जी, एक सीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गांधी दर्शन जो राजघाट दिल्ली पे है, वहाँ से गांधी जी के लिखे हुए तमाम पत्रों को हटा दिया गया है। आज अगर आप वहाँ जाके आप वो चीज़ें पढ़ना और देखना चाहें वो तो है नहीं। अब जगह जगह चीज़ें स्थापित की जा रही हैं, गोलवलकर की, सावरकर की। तो आने वाले बच्चे क्या समझ पाएंगे इतिहास के पन्नों से भारत को? ये बहुत चिंता का विषय है।
जो लोग हम में से कई लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जी, उनके रास्ते में अवरोध बहुत बड़ा, ऑब्स्टेकल्स बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे गांधी के पत्र, वो तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। गांधी के पत्र हों, अम्बेडकर के विचार हों, भगत सिंह का त्याग हो, और उन चीज़ों को ये हाशिए पर ढकेलने की प्रक्रिया एक-एक करके की गई। जैसे पहले भी बहुत सारे पत्रों को, डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होम मिनिस्ट्री में। फिर जी, उसमें अभी आप बता रहे हैं राजघाट से गांधी जी के पत्रों को निकाल दिया गया। तो जी, ये वो कदम तो एक-एक करके देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो अवशेष हैं, वो बाकी हैं, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, बराबरी के सिद्धांतों को लाया। तो जी, एक-एक करके जहाँ उनको मौका मिल रहा है, उसको वो अंडरमाइन, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसको जी। कमज़ोर करने की कोशिश उनकी चालू है। जहाँ उनको मौका मिल रहा है, वहाँ पे वो तमाम उन चीज़ों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तमाम चीज़ों को प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में भी गोलवलकर की कोई भूमिका रही है सर? देखिए, उस समय ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया, गोलवलकर को जेल हुई। जी, क्योंकि लोगों का मानना था, लोगों की समझ थी कि गोडसे आरएसएस के विचारों से जुड़ा हुआ है। और जी, ये बात सच भी थी कि गोडसे शुरू में 1936 तक आरएसएस में था, फिर उसने हिंदू महासभा ज्वाइन की, और उसका भाई गोपाल गोडसे कहता है कि उसने भले ही हिंदू महासभा ज्वाइन की, पर आरएसएस से हमारे संबंध उसी प्रकार के थे। तो जी, सरदार पटेल का पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जी, जिसमें उन्होंने आरएसएस पे बंदी लगाई। और जी, उसके पहले, उसके आस-पास जो उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने गोडसे की बात तो अलग रखी, और जी, मुख्य रूप से उन्होंने ये कहा कि देश में आरएसएस ने जो नफरत का माहौल फैलाया है, उसी के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा है। तो जी, सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, जी, गोलवलकर को जेल हुई, और उसी के साथ-साथ गोडसे का जो संबंध था आरएसएस से, उसको छुपाने की कोशिश की गई। कई जी, लोगों ने कई लोग, और उस समय गांधी हत्या के बाद उन्होंने दूसरे दिन आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बाँटी, जी, और गांधी की हत्या को इन्होंने वध भी कहा। तो जी, उस समय बाद में गोलवलकर ने संभल के 13 दिन का मातम घोषित किया, और उस समय पूरा आरएसएस काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। ये जी, एक बहुत बड़ा, उन्होंने इतना प्लानिंग नहीं की होगी, क्योंकि जनता की तरफ से रिएक्शन बहुत बड़ी आई। जी, गांधी की हत्या के बाद जो जनता में दुःख, पीड़ा और असंतोष था, उसकी कल्पना, वो कल्पना के बाहर है। तो इसलिए उन्होंने बाद में फिर गांधी को भी अडॉप्ट करने की कोशिश की कि भई ये एक व्यक्ति है, जो ही भले भले हमारे हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ था, पर इसका जी, नाम दिए बगैर तो हमको हो नहीं सकता। तो जहाँ तक गांधी हत्या का सवाल है, उसपे काफ़ी स्टडी हो चुकी है, और जी, उसमें गोडसे, जो शुरू में आरएसएस का प्रचारक था, जी, बाद में हिंदू महासभा में गया, और उसका भाई गोपाल गोडसे कहता है कि भले उसने हिंदू महासभा ज्वाइन की, पर हुँ, हमने अपने आरएसएस से संबंध कभी तोड़े नहीं। और ये आरएसएस के सरसंघ चालक थे, जी, इसीलिए सरदार पटेल ने उनको जेल में डाला गांधी जी। हत्या के बाद। मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मेरे ज़हन में काफ़ी समय से वो सवाल चलता है, क्या आपको नहीं लगता कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सॉफ्ट चेहरे के साथ, एक नर्म लहज़े के साथ जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की नींव रखी थी, आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो सरकार है, उसी पुराने अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे लौट आई है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने बुनियादें मजबूत कर दी थी? देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि वो एक उदारमतवादी थे, जी, और वो बहुत राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, एक जी, सही व्यक्ति जो गलत पार्टी में, ऐसा कई उनकी छवि बनाई जाती है। जी, पर वो अंदर से आरएसएस की विचारधारा में बहुत मजबूत थे, बहुत जी, गहरे बैठे हुए थे, और जी, उन्होंने जगह-जगह जब भी मौका आया, उन्होंने बराबर, जैसे गुजरात के नरसंहार के बाद उन्होंने मोदी को हटाना चाहा, और जी, जब देखा कि पार्टी चाहती है कि उसको चलने दो, तो उन्होंने फिर गुजरात के नरसंहार की आलोचना चालू कर दी। तो जी, वो एक काफ़ी ऐसे व्यक्ति थे, और इवन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाने के 1 दिन पहले भी उन्होंने जी, स्पीच दी कि भई अब मंदिर तो बनाना है, और कंकड़ पत्थर साफ करना पड़ेगा, मंदिर जगह को समतल करना पड़ेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इस विचारधारा में उतने ही गहरे थे, पर जी, टैक्टिकली, जिसको कहते हैं, किस मौके पर किस प्रकार की भाषा बोलना, तो एजेंडा तो वही है, पर जी, क्योंकि अभी उनकी ताकत बढ़ती जा रही है, उस समय ताकत में बहुत कमज़ोर थे। हुँ, ताकत में कमज़ोर थे, एनडीए में क पहले मेजॉरिटी नहीं थी, तो एक भाषा अलग थी, जी, एजेंडा अलग था। अब जब वो मेजॉरिटी में आ गए हैं, उनका प्रभुत्व समाज के हर क्षेत्र में बढ़ गया है, तो हुँ, भाषा बदल गई है। तो मैं तो उसमें एक सातत्य ही देखता हूँ,
वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, आडवाणी हों, या आज के समय में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनमें कंटिन्यूटी है जो आरएसएस की मूलभूत विचारधारा को अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश है। पूरी दुनिया में जिस देश को तमाम ऐसे ताने बाने के तौर पे जाना पहचाना जाता है, जहां अनेकता में एकता दिखाई देती है, इतनी जबान, इतनी भाषाएं, इतना खान पान, इतने रंग रूप और तमाम इतने तहजीब कल्चर के बावजूद तमाम लोग साथ रहते हैं, क्या आज ये खत्म कर एक रूपता थोपने की कोशिश की जा रही है सर? मुख्य रूप से तो देखिए, ये जो भी संकीर्ण राष्ट्रवाद होता है, जो या धर्म के नाम पे हो या नस्ल के नाम पे हो, उसमें जो संभ्रांत उच्च वर्ग की जो संस्कृति, तौर तरीका है, उसी को एक स्टैंडर्ड माना जाता है और माना जाता है कि उसी रूप में पूरे समाज ने ढलना चाहिए। ये एक तरफ थी, और दूसरी तरफ जो हमारी परंपरा आई, भक्ति सूफी परंपरा, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, नेहरू की परंपरा, ये विविधता में एकता की बात करते थे और ये मानते थे कि हमारी विविधता हमारी सबसे बड़ी मजबूती है, सबसे बड़ी ताकत है। उसमें अलग भाषा हो, अलग कल्चर हो, अलग खाने-पीने का तरीका हो, अलग कपड़े पहनने का तरीका हो, हर एक का उसमें आदर है। तो ये 2 प्रकार की विचारधारा, 2 प्रकार की राजनीति का फ़र्क है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ भी राष्ट्रवाद संकीर्ण हो जाता है, जी। वो एक रूपता चाहता है। वो केवल यही नहीं है। आप देखिए, जैसे इजिप्ट में या दूसरी जगहों पर, पाकिस्तान में, जहाँ इस्लाम के नाम पर इस प्रकार का राष्ट्रवाद चलता है, वो भी यही बात कहते हैं। जी। वो भी एक रूपता लाना चाहते हैं और जी। उसके लिए उनके धर्म के अंदर के लोगों को ही वो दबाते हैं। तो जी। ये कोई हिंदू मुसलमान का मामला केवल नहीं है। ये जी। मामला एक उदारमतवाद, लोकतंत्र वर्सेस संकीर्ण राष्ट्रवाद का मामला है, ऐसी मेरी समझ है इसमें। लेकिन जिस तरीके से गोलवलकर को बढ़ाया जा रहा है, वो देश हित में नहीं हो सकता है सर। मैं इस आपसे सहमत हूँ। आज जिसको पढ़ाने की ज़रूरत है, जिसको याद करने की ज़रूरत है, वो मेरे लिए 3 मुख्य फिगर्स हैं। वो जी। एक है महात्मा गांधी और उनसे जुड़े विचार, दूसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचार, और तीसरे भगत सिंह और उनका जो त्याग, बलिदान और ये विचार। ये जी। 3 विचारों के आधार पे ही नए भारत का निर्माण हो सकता है, ऐसी मेरी समझ है। और उसी रास्ते पर हम चल रहे थे, पर जी। अभी अब जो भी पिछले 6 साल से प्रॉब्लम हो गया है, समस्या हो गई है, पिछले 20 साल से की जो समस्या हो गई है, वो हम जी। सबके सामने है और जी। इससे निवारण कैसे किया जाए, वो हम्म। एक बहुत बड़ा कठिन सवाल है। बहुत शुक्रिया सर, जज्बे को आपके, जी, बहुत शुक्रिया सर, आपके जज्बे को सलाम है। इन हालात में भी आप जो लोगों को सही चीजें परोसने और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ही काबिले तारीफ हैं। आपके जज्बे को सलाम हम भी करते हैं। आपको देख के हमें भी हिम्मत आती है और कुछ काम करने की हम लोग भी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप वक्त देते हैं। बंच ऑफ थॉट पे बातचीत छूट गई है, आप समझ सकते हैं वक्त का थोड़ा तकाजा होता है। हम चाहते हैं 15-20 मिनट में तमाम चीजें समेट के आपके सामने रखें। बंच ऑफ थॉट पे फिर आपसे किसी और दिन जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।